Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में हो हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझकर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thotham. With me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद पॉल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं पॉल थॉटम। Domestic stocks fall for a third session in a row. Sensex declines to close under 35,000 level. Rupee continues its winning rally to end below the 71 mark against the US dollar. And Brent crude prices ease to $63.25 per barrel. घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे सत्र गिरावट में। सेंसेक्स कम होकर 35,000 के स्तर से नीचे हुआ बंद। रुपए में मजबूती का दौर आज भी जारी रहा। डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर 71 रुपए से नीचे आया और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $63.25 प्रति बैरल पर दर्ज हुआ। सेंसेक्स ने आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार में शुरुआती तेजी पूरी तरह गंवा दी और लगातार तीसरे सत्र मंदी दर्ज करते हुए 200 अंकों से अधिक की गिरावट पर बंद हुआ। धातु, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑटो और बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियों में प्रमुख रूप से बिकवाली हुई। विदेशी फंडों के पैसे का भारत से बाहर ताजा प्रवाह और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख का प्रतिकूल असर भी भारतीय बाजार पर पड़ा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.62% की मंदी से 219 अंक गिरकर 35,000 के स्तर से नीचे आता हुआ 34,981 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.69% की गिरावट से 73 अंक कम होकर 10,527 पर आ गया। पिछले दो सत्रों के दौरान सेंसेक्स में कुल 575 अंकों की गिरावट आई थी। यदि पूरे सप्ताह पर नजर डालें तो इस सप्ताह बाजार के प्रमुख सूचकांकों में नुकसान दर्ज हुआ है। सेंसेक्स में कुल 476 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है और अधिक व्यापक निफ्टी सूचकांक में 155 अंकों का नुकसान दर्ज हुआ है। व्यापक बाजार की बात करें तो सेंसेक्स के मुकाबले आज यहां गिरावट कुछ अधिक थी। मिड कैप सूचकांक 1.12% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.79% का नुकसान दर्ज करता हुआ बंद हुआ। The Sensex gave up all its early gains in choppy trade and ended lower for the third straight session by falling over 200 points due to selling in metal, PSU, auto and banking stocks. The BSE index witnessed a fall also due to fresh fund outflows and a weak trend in the global market. The Sensex at the Bombay Stock Exchange today fell 219 points or 0.62% to end below the 35,000 mark at 34,981. The Nifty at the National Stock Exchange also slipped 73 points or 0.69% to 10,527. The Sensex had lost 575 points in the previous two sessions. The indices closed with losses for the week, with the Sensex declining 476 points and the broader NSE Nifty falling 155 points during the period. In the broader markets, the mid-cap index fell 1.12% and the small-cap gauge lost 0.79%. According to analysts, market failed to hold the opening gains as weak global market and selling in metals and PSU banks dragged the indices.
They added that global growth concerns due to trade war, rising interest rate and lower liquidity in the financial markets added to the woes. The markets will remain closed tomorrow, being Friday, on account of Guru Nanak Jayanti. Sectorally, the BSE Metal Index emerged worst performer by falling 1.8%, followed by Power Index shedding 1.2%, Realty 1.2%, PSU 1.2%, BankX 1.2%, Consumer Durables 1.1%, Oil and Gas 0.9%, Auto 0.7%, Healthcare 0.6%, Infrastructure 0.6%, FMCG 0.3%, Tech 0.2% and IT 0.10%, while Capital Goods Index managed to end in the positive zone. क्या कहेंगे आप राजीव? हालांकि जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि उतार और चढ़ाव बाजार का एक इंटीग्रल हिस्सा है, लेकिन 3 दिनों से लगातार जो हम एक गिरावट देख रहे हैं बाजार में, क्या कहीं आप उसको एक चिंता का विषय मानते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और आगे क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं? इन एब्सोल्यूट टर्म तो ऑब्वियसली हम 3 दिन से गिरे हैं, बट अगर आप कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू अदर एशियन मार्केट्स या अदर यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट्स, तो ये फॉल के बाद भी हमने आउट परफॉर्म करा, बिकॉज जो मैक्रोज हैं, जो मैक्रो इश्यूज हम लोग एज अ इकोनॉमी फेस कर रहे थे, दे हैव टर्न बेटर. ऑयल प्राइस हैव कम डाउन, रुपी हैज स्टेबलाइज्ड, तो वो 2 पॉजिटिव हैं. बट इन शॉर्ट टर्म यूएस मार्केट पिछले 3 दिनों में 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गए हैं. तो अगर मदर मार्केट, ग्लोबल मदर मार्केट में वीकनेस है, तो इट इज वेरी टफ कि आपको किसी भी इमर्जिंग मार्केट में उससे उल्टा रुख दिखेगा. बट द फैक्ट दैट के कोई 200-300 पॉइंट निफ्टी नीचे या 3-4% ऐसा कुछ नहीं हुआ इज एन इंडिकेशन के वी प्रॉब्ली आर गेटिंग इन टू अ फेज वेयर इफ ऑयल प्राइसेस डोंट मूव अप वेरी शार्पली एंड स्टे इन दिस रेंज and rupee also stabilizes, so and there is no accident in the US market, then probably we are in the process of getting bottoming out of the index as well as the broader markets. तो यूएस मार्केट की जो आपने बात की कि वो एक मूल कारण है जहां से कमजोरी आ रही है हमारे बाजार में भी, सो वहां पर क्या लगता है आपको, क्या प्रमुख कारण है? क्या ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स हैं, और क्या see luckily even for the US market it is not because of the concern for global growth. वहां पे रीजन है कुछ स्टॉक जो बहुत ज्यादा, जिनको फैंग स्टॉक्स कहा जाता था, टेक्स, उनमें जो फेसबुक, अल्फाबेट और ये जो 4-5 स्टॉक जो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते, तो उसमें एक करेक्शन रही है. अब कल जो ऊपर बाजार डाउ जोन्स ऊपर ट्रेड कर रहा था एंड ड्यूरिंग द लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर जो एकदम गिरावट आई, वो एप्पल के शेयर्स की वजह से आई, बिकॉज देर आर कंसर्न्स अबाउट द ग्लोबल सेल्स ऑफ आईफोन एंड अदर एप्पल प्रोडक्ट्स. सो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दैट मार्केट इज इन द ट्रबल. वहां के जो मैक्रो नंबर हैं वो अभी भी ठीक हैं, चाहे वो जॉब नंबर्स हों, चाहे वो यील्ड हैं. ऐसा सबसे बड़ी अगर इशू होता है तो सबसे पहले 2 जगह झलकता है, एक तो करेंसी में और दूसरा बॉन्ड यील्ड्स में. तो बॉन्ड यील्ड्स में ऐसा कोई मेजर मूवमेंट नहीं हुआ यूएस में भी. सो देयर आर सम टाइम बिकॉज इंडेक्स इज कलेक्शन ऑफ वेरी फ्यू स्टॉक्स. कोई भी दुनिया का इंडेक्स हो, किसी भी मार्केट का, उसमें किसी ना किसी स्टॉक की या सेक्टर की वेटेज ज्यादा होते हैं, और उस सेक्टर में इशू है, देन यू नो दैट गेट्स एम्प्लीफाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में मंदी है. सो luckily it is a very specific problem even as far as the US markets are concerned. बट ये इम्पॉसिबल है कि अगर डाउ जोन्स 500 पॉइंट घट के बंद होगा तो यहाँ पे एशियन मार्केट ऊपर खुलेंगी, या यहाँ पे उल्टा उसकी उल्टी तरफ रुक यहाँ ओपनिंग आज भी और कल भी स्ट्रांग थी, लेकिन फिर वो बिकॉज यू विल नॉट लाइक टू कैरी ओवरनाइट पोजीशन. आज भी कुछ, बिकॉज कल हमारे बाजार बंद है, यूएस मार्केट खुली है, तो वी हैव अ लॉन्ग वीकेंड. So over a period of time for a long weekend, the traders will not like to carry home the position कि क्या पता है वीकेंड पे क्या डेवलपमेंट हो, किसका मूड क्या कर जाए और क्या ट्वीट हो जाए. So now because Rajiv, before we get into an ad break, quickly if you can just say, there is this feeling, a sentiment that we could be looking at a recession and US markets have seen their best. Do you feel like that? I don't see, to be very honest, I'm not in a position. I don't have the skill set to say whether there will be a global recession or not. I have a very limited skill set. So, but see, as a trader, as an investor,
how does it matter if, there is a recession? I mean, like, whether it's going to affect the companies which I have in my portfolio or in which I trade. But if you look at it, most of the time the predictions have gone wrong in past 10 years. So let's hope it happens again. और चर्चा को आगे जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया. सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया. ओहो, तो ये बात है. हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे. बड़े भैया. छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. आपने जैसे अभी कहा कि कई बार ये जो प्रेडिक्शंस है मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस होती हैं वो गलत. नेगेटिव और पॉजिटिव भी. प्रेडिक्शंस मोस्टली गो रॉन्ग. द ओनली थिंग इज देयर इज नो वन टू कीप अ रिकॉर्ड एंड टेल कि आपने ये प्रेडिक्शन करी थी. कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रेडिक्शन करी कि अपनी रिकॉर्ड रखता हो या कोई आपको मिल जाए जहां पे प्रेडिक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता हो और बताया जाता हो कि ये गलत है ये सही रहा. लेकिन फिर भी जो एक डर है थोड़ा सा बार बार आ रहा है मीडिया में कि चाइना में भी शायद ग्लोबल ग्रोथ, IMF भी ग्लोबल ग्रोथ की जो वो है प्रेडिक्शंस उसको कम कर रही है अपने अनुमानों को. आपको लगता है कि शायद US इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ाने की अपनी गति है वो कम कर दे और उससे एक सपोर्ट मिले पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को? ये इशू है जो US में काफी डिबेट, बिकॉज जो पिछले US फेड की चेयरपर्सन थी वो शी वॉज वेरी सेंसिटिव टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. अपेरेंटली जो करंट फेड के US फेड के चीफ हैं, ही इज नॉट दैट सेंसिटिव टू व्हाट इज हैपनिंग टू द मार्केट. अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि अगर इतनी मंदी देखेंगे तो कुछ इंडिकेशन आ जाएंगे. US फेड से आ जाते थे पिछले साल तक कि ओके वी प्रॉब्ली आर गोइंग टू रिकंसिडर. आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा. हाँ, अगर और वो डिपेंड करता है कि उनका जॉब नंबर या इन्फ्लेशन उनकी कैसी रहती है. आई डोंट थिंक सो at this point of time there is a high probability even that कि वो अपनी जो अनाउंस कर चुके हैं, बट अगर वो डिले करते हैं तो it would be positive as far as the emerging market is concerned. That is one thing which is very clear, and I don't know about the direct impact on the US economy, but it's good for the asset class because जो पैसा उधर जो फ्लो करता है with every increase in interest rate in US, कुछ पैसा वापस होम मार्केट की तरफ जाता है, तो वो थोड़ा उसका पेस कम हो जाएगा जाने का. Okay, if we just analyze the situation that December close to 14th, there will be RBI governors, the meeting, the governing body meeting. Will that kind of dent the sentiment again? I don't know. I think it's more talked in the media. I think some television channels are more interested. I didn't find anything unusual. Nothing has happened. There were two anchors sitting and deciding there is going to be something. I mean, what is so great about that meeting? I think it's more, there are going to be discussion there. They had in past. As far as the market is concerned, market is governed by one thing which is called corporate earnings. Now, those corporate earnings in last quarters have been slightly slower than what was expected because there was a sudden rise in oil prices and rupee. So, there are certain segments of our market where there was a probable disturbance, and the hedging cost of rupee, which again is a big indicator of the cost which companies are paying to hedge their currency positions, had gone up. So that was one quarter. If corporate earnings are fine, I don't find any reason for anything wrong to happen to either broad market or to stocks in general. But yes, in short term, if there is a news flow, people do get impacted by news. In fact, they should not get much impacted. But the fact is that they do get. But Rajiv, अगर हम उसके जो दूसरा है सिचुएशन का दूसरा पहलू उसकी बात करें तो अगर मैं इसी की बात करूं RBI बोर्ड मीटिंग की, उन्होंने बेसल 3 नॉर्म्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको 1 साल आगे कर दिया है ताकि लिक्विडिटी का जो एक क्रंच था वो ईज हो जाए. उन्होंने MSMEs के लिए जो लोन्स है उसमें ढील दी है. सो आपको लगता है, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं, इन सब से ओवर द लॉन्ग रन और मीडियम रन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की in fact benefit karegi? See, as far as Basel norm are concerned, I don't think that is going to was about the current liquidity situation. The current liquidity situation जो current आया था, अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिन में कमर्शियल पेपर वापस दोबारा से इशू होने शुरू हो गए हैं. जो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की थी या NBFCs थी, उनकी एक्सचेंज पे स्टेटमेंट है कि हमने इतने पैसे रेज करे, एक्स अमाउंट रेज करा, वाई अमाउंट रेज करा, एंड बिकॉज इट इज नॉट ओनली अ स्टोरी इन मीडिया एंड इट बिकॉज इट्स अ
declaration of exchange, so it is much more reliable, because then the company is liable if they give a wrong information. And RBI ने कहा है कि credit growth भी strong है. I don't know about that because I haven't checked about that. So जहाँ तक जो liquidity की बात है, I think that phase was mostly because of the sentiment, because ये डर हो गया कि क्या होगा, किसके पास कितना है, किसका कितना IL&FS में exposure है, वो clarity नहीं थी. So when in doubt, especially debt market fund manager would like to stay out. So एक short term issue liquidity का हुआ था, but if you look at the figures which have been only by what companies have given to the exchanges, I think that things are far better in last 1 week to 10 days. I mean, most of the housing finance companies, one company apparently has raised and refinanced its debt for 27,000 crores. Another one has done it for 13,000 crores. So these things are indicative that October or September ka scare, so that is over. As and when the issue about IL&FS then starts getting resolved, the fear will go away. It was a sentimental this thing. Probably another couple of months that it will be again as a history. One question that comes to my mind, and I suppose everybody wants to know this, the telecom sector, which is a big player today, they seem to be giving all negative notes as far as their bottom line is concerned. What is your take? Two things. Whenever a sector wants any benefit from the government, they are going to shout that they are bleeding. So, this is a normal thing. So probably they want some relaxation from the government to start saying, I'm going to be... But price wars... So, I mean, essentially it is a price war. So it is a price war. So if you are in telecom sector, if you are a consumer, you are a happy person, but if you are an investor or you are a shareholder in a telecom company, probably then there is a pain and more pain ahead. Because this is going to happen. It's going to take time before every player decides, okay, this is the amount of market share I wanted to have for a particular price of point, and let it be, then the things, and we don't know whether it's going to take 1 quarter, 2 quarters, 3 quarters, and over a period, then why as an investor, why one should get into a sector where there are issues? I mean, there are another 100 sectors where to invest in, why get into companies and stocks where there are issues? But there is a probability that in extreme long term, that is 5 to 7 years down the line, because telecom is one sector that's not going to go away. The profitability will come down, but I think the player who is going to survive are going to make money, but not today, maybe 5 years down the line. राजीव, अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें, आपको लगता है कि अभी भी ये ओवर वैल्यूड है, या जो हमने करेक्शन देखी है उसके बाद अब ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है और इन्वेस्टमेंट इनमें करना एक अच्छी चयन रहेगा? नहीं, it depends on the mid cap and small cap is a generic this thing for any. So I can't say कि सारे mid cap खराब हैं या सारे mid cap अच्छे हैं. Valuation wise they are still expensive. Majority of them are still expensive. And अगर earnings improve नहीं होती तो correspondingly वो और expensive हो जाएंगे coming quarter. So it depends on case to case basis. But I would say still they are expensive. And another thing which we should remember is that जब economic थोड़ा सा भी global uncertainty होती है तो large companies have the balance sheet size and the ability to weather the storm. It is small companies. अब अगर किसी कंपनी का करेंसी का एक्सपोजर था और वो हेजिंग कॉस्ट ही अगर उनकी नेट मार्जिन को 50% इम्पैक्ट कर देती है तो वॉलेटिलिटी इन रूपी इज गोइंग टू हर्ट दैट मिड कैप कंपनी मच मोर एज कंपेयर टू large company in the same sector, because they will be able to absorb the hedging cost of rupee. So as a space, overall space also, I think they are still on the higher side. और एक जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जहां पे हम सेल्स स्लो डाउन देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब जब ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स के भी सॉफ्ट रहने के इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, शायद ऑटो सेक्टर आगे चलकर कुछ गति पकड़े? प्रोबेबिलिटी जो आपने कहा, आई एम होपिंग सो. And as a disclosure, I own auto stocks. So the fact is that, but again in that sector also, the issue is that everybody now wants to increase the market share. I mean, there are so many sectors in our country where the fight to have market share is, even in case of motorcycle, there are 3 players. One is unlisted. They are all fighting for the market share. So good for consumers, but bad for the company's profitability. Bad for the shareholders. Yes.
और एक और आपसे जो फाइनेंस कंपनीज हैं या बैंक्स हैं रादर हम कहें, तो उसमें दोनों बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि 3 कैटेगरीज का अब बताएं प्रोस्पेक्ट्स, एक का पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इन 3 स्पेसेस में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे चलकर? आई थिंक द टॉप, अगर आप देखेंगे तो द बेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिटर्न पास्ट में भी रही है, एंड बिकॉज ऑफ लास्ट 2 ईयर थोड़ा सा शुरू है। आई थिंक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर प्रॉब्ली द बेस्ट बेट। जो भी प्रोविजनिंग होनी थी हो गई। उसके बाद फॉर एन एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्रॉब्ली PSU एंड इन केस ऑफ NBFC अ लार्ज NBFC बैक्ड बाय अ लार्ज ग्रुप जिसकी एबिलिटी है टू रेज कैपिटल ऑन द बैक ऑफ द ब्रांड ऑफ द पेरेंट एट अ रीजनेबल कॉस्ट। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने के संकेतों के बीच निवेशक सतर्क रहे। इस महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले चीन और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधित तनावों के चलते निवेशकों की धारणा नाजुक बनी रही। जापान का निकेई सूचकांक 0.6% की बढ़त में रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की बढ़त पर बंद हुए। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% के नुकसान में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां के प्रमुख सूचकांक गिरावट पर थे। फ्रांस का कैक 0.5% के नुकसान पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.6% की गिरावट चल रही थी और लंदन के फुटसी में 0.1% का नुकसान चल रहा था। In the U.S. markets, the S&P 500 ended higher yesterday after a brutal 2-day sell-off led by a rebound in energy and technology shares. But the market faltered towards the session's end as Apple shares surrendered gains. The S&P 500 gained 0.3% and Nasdaq Composite Index jumped up by 0.9% while the Dow Jones remained almost flat. चलते हैं करेंसी की ओर। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपए में 77 पैसे की भारी मजबूती आई और $1 की कीमत 70 रुपए 70 पैसे दर्ज हुई। इससे पिछले सत्र में रुपया 20 पैसे मजबूत होकर 71 रुपए 46 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ था। लगातार 7वां सत्र है आज जब रुपए में मजबूती आई है। 2 रुपए से अधिक की मजबूती दर्ज हो गई है। एक समय था जब लोग कह रहे थे कि 75 से भी ऊपर जा सकता है। आपको लगता है कि ये स्थिति जो संभली है इससे क्या सपोर्ट मिलता है इकोनॉमी को और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको लगता है कि इससे बढ़त आ सकती है सेंटिमेंट में भी और उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी? See, all those which are dependent on import, crude, basically crude जो जिनमें डलता है, चाहे आप पेंट्स कंपनी ले लें, बट ये जो लेवल है आई थिंक थोड़ा सा फिर फ्रॉम जैसे 75 पे लोग 80 की बात करते हैं तो 70 आ गया तो अभी वापस 68 की बात शुरू हो जाएगी। द मोमेंट इट कम्स बिलो 70 अगेन इट विल हिट द हेडलाइंस बैक दिस थिंग। आई थिंक प्रॉब्ली 71, 80, 72 इज द लेवल वेयर हमको एक्सपोर्ट्स भी देखना। एंड अगेन आर रूपी हैज टू बी सीन इन रिलेशन ऑफ अदर करेंसीज ऑल्सो। बाकी करेंसी बास्केट की जो करेंसीज हैं, अगर चाइनीज करेंसी वीक होगी और हम नहीं हुए तो आर इंपोर्ट्स का प्रेशर हमारे पे ज्यादा आ जाता है। तो देर इज नो सैंक्रो रूपी में होना, वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, बट देर इज अ ग्रेजुअल नेचुरल डेप्रिसिएशन विच हैज टू टेक प्लेस इन करेंसी ऑफ एनी इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया। सो आई थिंक प्रॉब्ली वी हैव रीच्ड अ प्लेस जहां पे थोड़ा सा अगर नीचे भी जाएगा तो इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट लेवल जो 72 के आसपास स्टेबल हो जाए एंड देन इट ट्रेड्स फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर रेंज। Rajiv, just a quick question. How about the aviation industry? Can you give us a take of your personal take? My take always had been for years is that is a sector which I don't know how, when they make profit, how they make profit, and their bottom lines are extremely volatile. I mean, I've seen players getting closed. One of the large, a company which was
8 years back, one of the largest companies now verge of getting, is not being able to pay salaries to the pilot, is not paying the dues to Airport Authority of India. Why get into a sector where there are more issues? I mean, of course, there is a whole growth story, more people are flying, but does that actually mean money for the companies which are into that sector? So again, as a consumer, I'm happy to fly cheaper, but as a shareholder or as a owner of the company, you have to see as a consumer and as a shareholder. So let's hope कि दोनों के लिए ही एक happy balance की It's a very rare situation. जी लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में गैस वितरण के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। इसके लिए तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी के टर्मिनलों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण प्रणाली के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 129 जिलों की शहरी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज की तारीख में देश के 66 जिले शहरी गैस वितरण प्रणाली से जुड़े हैं और अब ये नेट वर्ग 174 जिलों तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा पर जोर देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में देश में विशेष प्रकार के 5000 बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे। In the oil sector, oil prices today dipped after U.S. crude inventories increased to their highest level since December 2017 amid concerns of an emerging global glut. Although an expected supply cut by producer cartel OPEC prevented further drops, Brent crude prices in intraday trade today were trading around $63.25, while WTI prices were at around $54.25 when reports last came in. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोने में 3 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला टूट गया और सोना 90 रुपए की बढ़त से 72,000 का स्तर पार करता हुआ 72,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। मजबूत वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं द्वारा घरेलू स्पॉट बाजार में की गई ताजा खरीदारी के बल पर सोने में ये तेजी आई। औद्योगिक इकाइयों में मांग बढ़ जाने के बल पर चांदी भी 200 रुपए की बढ़त से 38,000 रुपए प्रति किलो पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर के बाजार में सोना 0.11% की तेजी से $1,228 प्रति आउंस पर जा पहुंचा और चांदी भी वृद्धि दर्ज करती हुई $14.59 प्रति आउंस पर दर्ज हुई। डॉलर में कमजोरी से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ गई। जो तेल में हम देख रहे हैं लगभग 30% की गिरावट आ गई है, $86 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए एंड कॉन्सिक्वेंटली FIIs का फ्लो जो है वो वापस मजबूती से हमारे बाजारों में आने के लिए। आपने पूछा कितना, आई थिंक सबसे ज्यादा यही इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीथिंग। आई मीन लाइक बिकॉज क्रूड इज समथिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी सेगमेंट ऑफ द मार्केट। Hopefully it's a desire, but I don't know what will happen. I think after a 30% drop, a phase of volatility is going to come up because कुछ trade and जो short trade हैं वो cover होंगे. So probability is that we can see a spike before again we see a directional move in oil prices. लेकिन US में जो record production हुआ है, surely that will support. That will support prices not moving beyond 70, 72 or maybe maximum 75 levels. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। राजीव, आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you, Rajiv. Before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks fall for the third session in a row. Sensex declines to close under the 35,000 level. Rupee continues its winning rally to end below the 71 against the US dollar mark. And Brent crude prices eased to $63.25 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. नमस्कार। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए। जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.
Market Astra.